वेलकम टू क्यूज कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम हमारी कक्षा के अंदर जो RAS प्रीलिम्स 2021 का 21 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है RA प्रीलिम्स, उसके साथ में हम कंबाइन करते हुए पढ़ेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सिमिलरिटी उठाए गए थे, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं। उन सभी की चर्चा करते हुए हम आगे की ओर चलेंगे। सभी जुड़ जाएं, बिल्कुल। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी वेरी गुड आ गए। ठीक है, चलिए करें शुरुआत। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हो रहा है अब तो। ठीक है, चलिए। तो ये हुबहू वही पेपर है जो कि RAS 2021 के अंदर पूछा गया था और ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। आगे चलिए शुरुआत करते हैं अब हम पहले क्वेश्चन के साथ में, और आप सभी भी क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करते हुए चलें। जो ज़्यादा पुरानी क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिनसे प्रश्न बनने की संभावना कम रहती है, उनको हम थोड़ा सा स्किप भी करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, रूमा देवी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें फाउंड आउट करना है। चलिए, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। ये 2021 में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित थी और बहुत ही चर्चाओं में रही थी। इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया था। किसने? रूमा देवी ने। ठीक है ना। और इनका संबंध खेतड़ी से नहीं है, इनका संबंध है बाड़मेर से। किससे है? बाड़मेर से। यानी उन्होंने नहीं पूछा है तो यही कथन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल किया गया था। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि ये तीनों कथन सत्य हैं। वो जसराजपुर खेतली में पड़ी बड़ी, ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि वो बाड़मेर जिले से अपना संबंध रखती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा है। बखनदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास, माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से? जब हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं तब हम अच्छी तरीके से पता है कि इनका संबंध किससे आता है। तो इनका संबंध आता है किससे? दादू पंथ से। दादू पंथ की थोड़ी सी बात करें हम। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो नारायणा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? नारायणा जयपुर के अंदर है। ठीक है ना। और दादू जी की जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल ये दिल्ली में जाकर के लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, रामसनी संप्रदाय की भी है, बिल्कुल, सिंहतल, खेड़प्पा वगैरह। ठीक है ना। आगे चलते हैं। त्योहार दिए गए हैं और सूची दी गई है, उनको हमें करेक्ट करना है। मैं बात करूं बूंदी की कजली तीज, तो ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली से याद रखना, कैसे कजली और कैसे कृष्ण पक्ष। होली की बात करूं तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसके बाद में धुलंडी वगैरह मनाई जाती है। पर्युषण की बात करूं तो ये भाद्रपद में मनाया जाता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म का त्योहार है। ठीक है। गणगौर की बात करूं तो गणगौर मनाई जाती है आपकी चैत्र माह में। कब? चैत्र माह में। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चैत्र में ही हमें वो शीतलाष्टमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है? बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा को। भाद्र माह में पर्युषण का पर्व लगता है, चैत्र माह में, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक, चलिए आगे। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार RPSC का कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, रिपीटेड क्वेश्चन सभी में आप देखने को मिलते हैं। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? जैन धर्म की हम जब बात करते हैं तो जैन धर्म के हम 24 तीर्थंकरों को पढ़ते हैं। ठीक है ना। और वास्तविक तीर्थंकर जो कि माना जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, उन्हें महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, चलिए। तो अब उसने कहा कौन सा सिद्धांत नहीं है। देखिए, अनेकांतवाद है और एक स्यादवाद, ये दोनों ही जैन धर्म के सिद्धांत है, यानी 1 और 4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों से पूछा गया है और उसमें पूछा गया है कि आणो क्या है? आणो क्या है, ये हमको बताना है।
क्या कुआं पूजन है, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना है, और विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार भेजना है, या जल झूलनी एकादशी। ठीक है, तो ये क्या है? तो अभी जल झूलनी एकादशी को हम सबको पता है भाद्रपद माह में आती है। ठीक है, तो जो आणो है, आणो क्या है? आणो है विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जब पहली बार के बाद में दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसे आणो कहा जाता है। ठीक है ना। और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे हम एक और अच्छा पूछा जाता है, जला गीत कब गाया जाता है? तो जला गीत गाया जाता है जब वो बारात का डेरा देखने के लिए जाती हैं। ठीक है ना, तब गाया जाता है। आगे बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पर हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस, किस केस से कौन संबंधित था? मैं बात करूं अलीपुर में, तो अलीपुर में थे कौन? अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। सॉरी। अब आगे बात करूं मैं लाहौर षड्यंत्र केस की, तो लाहौर षड्यंत्र केस में थे आपके सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। ये तीनों का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है लाहौर षड्यंत्र केस से। तो हम देख सकते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस में कौन थे? अरविंद घोष। तो डी में 2, यानी कि ये हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी आगे क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 1 में 3, हाँ, जतेंद्र नाथ मुखर्जी हावड़ा केस से संबंधित थे। लाहौर षड्यंत्र केस से सुखदेव राजगुरु थे 4, और सी में 1, दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीर चंद। ठीक है ना, तो 3 है वो सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। कहाँ, किसके द्वारा किया गया था? बीरे सालिंगम के द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा, के टी तेलंग के द्वारा और गोपालचारियार के द्वारा। तो इसको स्थापित किया गया था बीरे सालिंगम के द्वारा। आगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर, कहाँ? बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से की जाती है? तो बेंगलोर में ये की जाती है 1909 में, और किसके प्रयासों से की जाती है? जमशेद जी टाटा के सहयोग से। 1909 जमशेद जी टाटा। याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? तो बेंगलोर के अंदर है 1909 में, और जमशेद जी टाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसान आंदोलन से, और बहुत ही फेमस आंदोलन है हमारे राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि भारत का आंदोलनों का प्रेरणा माना जाता है, एकमात्र अहिंसक आंदोलन माना जाता है, जो 44 वर्षों तक चला था, 1897 से लेकर के 1941 तक। 3 चरणों के अंदर चलता है। सेकंड चरण में आकर के इसके साथ में कौन जुड़ जाते हैं? तो वो जुड़ जाते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, और ये बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए क्या पूछ रहा है? उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल, गिरफ्तार किया गया 1930 के सत्याग्रह, 1932 के सवनी अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ऐसी कौन थी? किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री। तो कौन थी वो? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तीर्थंकर हैं और उनके संज्ञान है, यानी कि उनके चिन्ह हैं। हम उनको किस चिन्ह के साथ में या किस प्रतीक चिन्ह के साथ देखते हैं? तो देखिए, पार्श्वनाथ का था सर्प। क्या था? पार्श्वनाथ का सर्प था। महावीर जी का सिंह था, और आदिनाथ का हिरण था, और आदिनाथ का वृषभ यानी कि बैल था। चलिए मिलाइए। पार्श्वनाथ का सर्प 3, आदिनाथ का वृषभ 1, महावीर का सिंह 2, और आदिनाथ का हिरण 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी जो भटियाणी थी, कौन थी? भटियाणी प्रताप कुमरी ने अपने द्वारा बनवाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर था वो क्या हो गया? जमीन के अंदर धंस गया था। ठीक है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई, और उस
उस मंदिर का नाम बताना है कि वो कौन सा मंदिर था। तो वो कौन सा मंदिर था? कुंज बिहारी महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर और तीजा माँ जी का मंदिर। कौन सा था? तीजा माँ जी का मंदिर। देखिए मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पर हमें अपने मेंटेन समय को बनाते हुए आगे की ओर बढ़ना है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? झिंका नगरा, बैसनगर, नौहग्राम और परकम। तो कौन से प्राप्त हुई है? परकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? वो हमें बताना है। सोनितपुर की, मिदनापुर की, कोहरामपुर की या गोहपुर की। ठीक है ना? तो ये घटना किसकी है? तो ये घटना है गोहपुर की। इसी से रिलेटेड मुझे एक फैक्टर याद आता है। राजस्थान में थी एक भीलवाली का कालीबाई। कौन थी? कालीबाई। कालीबाई का पहले तो संबंध पूछा है, तो किससे है? रास्तापाल कांड से। किससे है? रास्तापाल कांड। और रास्तापाल कांड कहाँ हुआ था? डूंगरपुर के अंदर। भीखाबाई सागवाड़ा, डूंगरपुर। ये अपने शिक्षकों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देती है। और ऐसे विद्यार्थी आज की दुनिया में हैं, पर ठीक है, तो कभी ऐसा आ जाए तो तुम तो ये और बोलो कूटो, हम तो और देख रहे हैं इनको, कूटो तुम तो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह की है, बिल्कुल। रणमल छंद श्रीधर व्यास की है। नागदमन सैयाजी झूला की है। लेकिन नेह तरंग प्रताप सिंह की ना होकर के किसकी है? बुद्ध सिंह की। किसकी है? बुद्ध सिंह की पुस्तक। ठीक, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही के उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं हम। ब्रीही, ब्रीही को हम क्या कहते हैं? मृदंग को क्या कहते हैं? यप को क्या कहते हैं? इक्षु को क्या कहते हैं? इक्षु को कहते हैं गन्ना। क्या कहते हैं? गन्ना। यप को, ब्रीही को कहते हैं चावल, चावल। मृदंग को कहते हैं मूंग और यप को कहते हैं जौ। ठीक है, अब आसानी से मिला लीजिए। इक्षु को एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे चलते हैं। यप को जौ कहा जाता है, जौ 4, तो 4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। बयाना दुर्ग स्थित बारीक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? सल्तनत, मुगल, मौर्य और गुप्त काल का। तो ये जो है वो किस काल का माना जाता है? वो माना जाता है गुप्त काल का। किस काल का? गुप्त काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं आपके साथ में, क्वेश्चन नंबर 17, और आहड़ सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। बेहद ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है कि आहड़वासी सभ्यता के बारे में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब उसका हमें चयन करना है, सॉरी सही है उसका चयन करना है। ठीक, एक सेकेंड। कहाँ गया? देखिए 1 मिनट, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। उस पेज को हम बाद में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा होगा तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। उनकी 3-4 क्वेश्चन को हम देख लेंगे बाद में। ठीक है, याद दिला देना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कुछ हमें लोक वाद्य यंत्र दिए गए हैं और उनके प्रमुख कलाकारों को दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं अलगोजा की। अलगोजा का नाम आते ही हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, रामनाथ चौधरी का। किसका? रामनाथ चौधरी, क्योंकि इन्होंने मुंह के साथ साथ नाक के साथ भी क्या बजाया था? अलगोजा, जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक, आगे चलते हैं हम। तो भपंग के देखे जाते हैं तो भपंग का प्रमुख जादूगर कौन होता है? खड़ताल और नड़ और भपंग, इनके हमको बताने की कौन सा किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले डी में 4 2 जगह है। आगे देखते हैं, आगे हमारा सॉरी सी में 4 है, सी में 4 है, सॉरी सी में 4 है और सी में 4 सिर्फ एक ही जगह है। आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा भपंग, और भपंग के प्रमुख जादूगर कहे जाते हैं जहूर खां मेवाती। कौन? जहूर
खा मेवाती, यानी कि इसमें 2। फिर आगे बात करें हम नड़, नड़ के प्रमुख जो कहलाते हैं वो हैं कर्णाभील। कौन है? कर्णाभील। आगे बात करें खड़ताल की, खड़ताल के थे सादिक खां मांगणियार। कौन थे? सादिक खां मांगणियार। सॉरी एक मिनट, एक में 2, भपंग, जहूर खां मेवाती, सही है। नड़, नड़ के थे हमारे कर्णाभील, बिल्कुल सही है। सी में 4 और डी में 1, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करके, जैसे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यापद ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल की थी। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज, आंध्रभोज उनकी क्या थी? उपाधि थी। आगे उनके दरबार को अल्लासानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत में तमिल दौर से, हाँ ये सुशोभित करता। और अल्लासानी पेडन्ना को क्या दिया था उन्होंने? अल्लासानी पेडन्ना को आंध्र भोज कवि पितामह की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो कृष्ण देव राय ने। किसने दी थी? कृष्ण देव राय ने। लेकिन ये दोनों भाषाओं क्या थे? ये गलत है। 1, 2 दोनों सही है। नेक्स्ट बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर की गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। कहाँ? बीकानेर के अंदर देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? इसकी बात करूं, प्रकाशित हुआ था ये 1849 में। और कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था भरतपुर से। कब? 1849 भरतपुर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन जो कि पॉलिटी को और अधिक हार्ड बना देता है या पेपर को अधिक हार्ड बना देता है, वो है क्रम। किस क्रम से पूछा जाता है? जैसे यहाँ पर मुख्य न्यायमूर्तियों का क्रम पूछा है, जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका क्रम हमें बताना है। क्या हो रहा है? एक मिनट रुकना। तो यानी उसके क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से बार बार पेज कैसे आउट हो रहे हैं? 2 पेज गए, 1 सेकंड। तो चलिए टेक्निकल इशू आ गया था। अब हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों का सही क्रम क्या है? बीपी सिन्हा, पीवी सिंह, पीवी गजेंद्रगढ़, एसआर दास, केजी बालकृष्णन, एसजी कापड़िया, एचएल दत्तू, रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर और जगदीश सिंह खैर। देखिए क्वेश्चन के यहाँ पर 2 टाइप बन रहे हैं। एक तो ऐसे 41वां, 42वां और 43वां। एक बन रहा है 35, एक बन रहा है 37 और एक 41। ठीक है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम जिसके साथ में जाएंगे हम उसके साथ में निश्चित क्रम से, अब उन्होंने पता नहीं किस क्रम से पूछा है लेकिन निश्चित क्रम के साथ जाना है। जैसे एचएल दत्तू 41, टीएस ठाकुर 42, जगदीश सिंह खैर 43। ठीक है ना? तो डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बताना है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है विधान परिषद में, और विधान परिषद का उल्लेख मिलता है हमें 169 में। यहाँ पर 2 बातें लिखी गई हैं, एक तो उत्साधन और दूसरा गठन। यानी कि विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा जब कोई प्रस्ताव पारित करके भेज दिया जाता है और विधानसभा में पारित होने के बाद में ये पहुँचता है संसद में, और संसद के लिए ये बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता कि इसको वो पारित करे या ना करे। ठीक है ना? ये संसद में पढ़ा भी रह सकता है। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि वह राज संकल्प को आरक्षित करे, नहीं करता। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता। अच्छा हाँ, इसको तो करता है। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता क्योंकि ये संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। बिल्कुल केंद्र पर ये कोई भी बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता कि इसके लिए कोई कार्रवाई करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने हाल ही में हमने सुना था कि कई सालों से उस पर जो विधान परिषद का था वो क्या है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि राज्य विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है। देखिए 2 समितियां होती हैं इसमें प्राक्कलन से संबंधित, एक प्राक्कलन क और एक ख, ठीक है ना, 2 समितियां होती हैं। इसका सार्वजनिक निर्माण विभाग तो होता है, शिक्षा विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, लेकिन गृह विभाग इसके नियंत्रणाधीन नहीं होता है। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 29 की। राज्य लोकसेवा आयोग RPSC, और अभी भी RPSC से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पूछा गया था कि जो अध्यक्ष और सदस्य, इनको नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिल्कुल इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इनको हटाने का प्रावधान किसके पास है? तो वो है राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभी पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और था जिस पर मैं बताना भूल गया कि दोनों सिमिलैरिटी रखते हैं। आगे हम बात करें इसकी, तो इसमें एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य बराबर 8 होते हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, ये दोनों पूछ ही लिए गए हैं। और यहाँ पर एक और है कि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट होती है वो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष नहीं सौंपते, विधानसभा के समक्ष नहीं पहुँचते, ये सौंपते हैं किसको? राज्यपाल के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम रिपीटेड नगर पालिका से क्वेश्चंस अब की बार भी पूछा गया था। अब की बार उन्होंने क्या पूछा था? अब की बार उन्होंने पूछा था क्या कि इनमें से कौन सी धारा का संबंध इसके साथ में नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें दे रखी थी हमारे 18, 19 और 25, इन तीनों का संबंध तो होता है, लेकिन जो 12 है ये किससे संबंधित थी? कार्य और कर्तव्यों से। किससे? कार्य और कर्तव्यों से। लेकिन जो आर्टिकल, जो धारा 12 है ये किससे संबंधित है? परिभाषा से। ठीक, इतना याद रखना। आगे, अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? तो वो किए जा सकते हैं 8 निर्दिष्ट। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चंस। आगे ये कर लिया, इससे पहले एक पेज रह गया था हमारा, उसको कर लेते हैं। ठीक है ना, ये था कौन सा था? चलो छोड़ो तुम, तो आगे चलते हैं 31 नंबर पर। 31 नंबर का उसको बाद में देखेंगे ही, अभी बाद में लाने में प्रॉब्लम है। निम्नलिखित में से कौन नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है? इनमें से हमें बताना है कि कौन मूल तत्व में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए, विभाग का अभिकरण प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, ये तो होता है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, ये भी होता है। अभिकरण के कार्य का निरीक्षण का प्रावधान, ये भी होता है। लेकिन किसी भी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। आगे बात करूं मैं 32 की, और ये कह रहा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्न में से किस वर्ष दी गई थी? 13, 18, 21, 9। बताइए फटाफट किस में की गई थी? तो ये की गई थी, बिल्कुल सभी के सही जवाब 2009 में। देखिए ये भी सीएम से क्वेश्चन था, और अब 23 में भी सीएम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या है? सदस्य नहीं रहे थे। तो इसके सदस्य कौन नहीं रहे थे? बरकतुल्ला खान थे, ठीक है ना, हरिदेव जोशी थे, भैरव सिंह शेखावत थे, यानी ए बी डी। ठीक, तो इसका सही जवाब ABD के पक्ष में जाएगा। थोड़ा सा याद रख लेते हैं हम पालीवाल के बारे में। तो ये थे निर्वाचित सीएम। ठीक है, आगे बात करें अल्पसंख्यक सीएम जिनकी पद पर रहते क्या हो गई थी? मृत्यु। पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34, ये पूछा गया है कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अधिकृत है? ये भी अभी सेम टू सेम क्वेश्चंस मानवाधिकार आयोग से पूछा था। इसमें पूछा था संशोधन के पश्चात इसमें कितने सदस्य रह गए थे? उसमें ऑप्शन था 1/,
1+4, जबकि अभी कितने 1+2। और वर्तमान में न्याय जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? गोपाल कृष्ण। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्य हैं मानवाधिकार आयोग के, तो वो कितने हैं? एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, सदस्य और ये अध्यक्ष, यानी कि 3। ठीक है, आगे बात करें हम इनकी। ठीक है ना, तो इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जो एक तो या तो क्या रहा हो, वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, क्योंकि अब संशोधन कर दिया है, पहले कौन को बनाया जाता था? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, लेकिन अब अन्य को भी और वरिष्ठ को भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में 1999 के अंदर इसका गठन किया जाता है, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल लाइन से क्वेश्चंस रिपीटेड है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी प्रस्तापित किया था? अभी पूछा था कि किस वर्ष, तो वो किया गया था पंचायती राज अधिनियम 2021, और वो भी कौन सा? संशोधित। अब ये पूछ रहा है कि किस धारा में किया गया था, तो किस धारा में किया गया था? 89 वाली में। किस में? 89 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट, आगे है, बिल्कुल ये भी सेम टू सेम CAG से अब की बार भी पूछे थे और इस बार भी पूछे हैं। अभी पूछा था CAG से, किससे? CAG से। और CAG से क्या पूछा था? दिखाई दे रहा है? CAG से पूछा था कि CAG की नियुक्ति, पहले तो क्या था? नियुक्ति, और नियुक्ति का प्रावधान किस में है? नियुक्ति का प्रावधान मिलता है हमें अनुच्छेद 148 में। आगे पूछा था उसके जो कर्तव्य वगैरह होते हैं, कर्तव्य उनके 149 में, 150 में, उनके 150 में क्या होता है? ये लेखांकन प्रस्तुत करते हैं 150 में, और 151 में ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है ना, 151 में। ये तो कौन था? CAG, चीफ, हाँ बिल्कुल, एडिटर जनरल। आगे, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। बिल्कुल, इसकी व्यय की वैधता ही चेक करना नहीं, बल्कि ये इसका कार्य भी है, यानी कि औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में और संसद के कानूनों को बना सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सत्य प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? A और R दोनों सही हैं, और सही व्याख्या कर रहा है RA की। ठीक है ना, यानी 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, संविधान सभा की समितियां थीं उनसे संबंधित। जैसे हम बात करें BR अम्बेडकर को हम कहते हैं संविधान का शिल्पकार, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। KM मुंशी को जानते हैं हम, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कार्य संचालन समिति। ठीक, आगे बात करें संघ शक्ति समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति। और जो हमारे मूल अधिकारों की समिति थी उसके कौन थे? सरदार पटेल। तो चलिए, मूल अधिकार 1 में 4, संघ शक्ति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, C में 2। आगे KM मुंशी कार्य संचालन में 3, और प्रारूप समिति के 1, लास्ट में 1 सभी में है। चलो और मिलाते हैं, 1 में 4 सिर्फ एक ही जगह है, और आगे B में 3 बिल्कुल, C में 2 और 1 में D में 4। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, और ये कह रहा है लोकायुक्त के संबंध में। किसके संबंध में कह रहा है? लोकायुक्त के संबंध में। देखिए, अभी भी लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछा गया था 23 में, और 23 में पूछा गया था कि जो नरपतमल लोढ़ा कमेटी
2014 में गठित की जाती है वो किससे संबंधित थी? तो वो किससे थी? लोकायुक्त से। किससे थी? लोकायुक्त से। आगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सही है, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त व विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अच्छा, आगे उसका संसदीय क्षेत्राधिकार मंत्री एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों व लोक सेवकों तक फैला होता है। बिल्कुल। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। सही है। आगे उसका कार्य आरोपों की जांच करना, न कि शिकायतों की जांच करना। क्या है? जांच करना। तो उसका कार्य बिल्कुल आरोपों की जांच करना है, ना कि शिकायतों की। उसकी जो है शिकायतों की जांच करना है। किसकी? शिकायतों की जांच करना, ना कि आरोपों की। वो सिर्फ शिकायतों की जांच कर सकता है, यानी कि ये तो नहीं है। आगे राज्यपाल नियुक्त किया है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? नहीं होता। वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। ठीक है। उसका क्षेत्राधिकार मंत्री एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों व उच्च लोक सेवकों तक फैला होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कुछ सही है और जबकि तो ये तो गलत ही होता है कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन था 38 वाला, ये आपका डिलीट हुआ था, यानी कि बोनस मिला था, क्योंकि उसने पूछा सही है और जबकि ये पहला ही सम्मी में ये दे रखा है, क्योंकि ये पहला ही गलत हो जाता है कि वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगर ऐसी कंडीशंस में क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा देखें कि कौन सा इनमें से है ही नहीं, उस हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किसकी राय लेगा? किसकी राय लेता है वो? बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्च न्यायालय की या महान्यायवादी की। छापिए जब तक किसकी राय लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसकी लेता है? निर्वाचन आयोग की लेता है। आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? देखिए यहाँ पर चलती है कॉलेजियम पद्धति। कौन सी? कॉलेजियम पद्धति। और इन्होंने क्या किया? कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर के आए थे, जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी सदस्य हुआ करते थे। और ये कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इस संविधान संशोधन को क्या कर देती है? निरस्त कर देती है। और एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है वो कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो क्या करता है? कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति लाने का काम करता है। लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति को परमिशन नहीं दी और कॉलेजियम का फिर से पुनर्गठन किया जाता है। आगे बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 41, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? देखिए उस टाइम का अच्छा फेमस क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 576 प्रकार के पैकेज व प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। बिल्कुल। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हो तो 4.5 लाख की राशि बीमा कवर प्रति वर्ष दी जाती है। उस वक्त 4.5 लाख की दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसको 10 बढ़ा दिया था और अब 25 कर दिया। और EWS वालों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। तो इसके 10 दिन नहीं है, डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इसका क्या है? ये दवाइयों के व्यय का पैकेज में सम्मिलित होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 2। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, रिपीटेड। भारतीय राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन आयोग से पिछली बार भी था और इस बार भी था, ठीक है ना। राज्य निर्वाचन आयोग संबंध गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। बिल्कुल, निर्वाचन आयुक्त होता कहते हैं जिसे हम। और निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है वर्तमान के अंदर? वो है मधुकर गुप्ता। कौन है? मधुकर गुप्ता। ये एक सदस्यीय आयोग है,
क्या है, एक सदस्यीय आयोग है। इसकी बात करें हम संविधान में कहाँ उल्लेख मिलता है, तो पंचायती राज के 243 के अंदर देखने को मिलता है। राज्य निर्वाचन आयोग जिसका गठन होता है 1994 में, जुलाई 1994 में, ठीक है ना। तो ये दिसंबर में ना करके किस में होता है, जुलाई के अंदर। तो दूसरा सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस पिछली बार भी पूछा और इस बार भी पूछा है। उड़ान योजना से, किससे, उड़ान योजना से। उड़ान योजना वास्तव में है क्या, जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उन्हें सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना, जिससे जो भयंकर महामारियों से होने वाली बीमारियां हैं उनसे सुरक्षित रह सकें, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो उससे सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछा गया है। ये हो क्या रहा है आज इसमें, एक सेकंड। अच्छा, एक और पेज गया, कोई नहीं, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, उसकी हम थोड़ी देर बाद फिर पुनः चर्चा कर लेंगे क्योंकि पिछला एक पेज और चला गया। अब ये टेक्निकल इश्यूज हैं, पता नहीं क्या होता ही क्या इसके। चलिए, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सुमेलित युग्म को पहचानिए। उनको करवा देंगे बिल्कुल, दोनों को, बिल्कुल चिंता न करें। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में मिलता है, यानी 42 में नहीं है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये इसके अंदर नहीं मिलता है, इसमें मिलता है 48 में। ग्राम पंचायतों का 41 में नहीं है, 40 के अंदर है। पुरुष और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल 39 डी के अंदर उल्लेख है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान सभा के संबंध में एक कथन कहा है और ये कथन किसका है वो हमें फाउंड आउट करना है। यानी एक संविधान एक मशीन की तरह है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि हो। ये किसने कहा था, किसने कहा था, फटाफट बताएं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, आर्टिकल 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों को, संवैधानिक उपचारों को संविधान की क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। और महात्मा गांधी की बात कहते हैं तो महात्मा गांधी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको, नीति निर्देशक तत्वों को एक बैंक के चेक के समान कहते हैं, बैंक के चेक के समान, ठीक है। तो इसको किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सरकार के कार्यावरण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना है, बिल्कुल है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वे वास्तव में लोगों के लिए काम करे, यह है। समाज की महिलाओं के तबकों को सशक्त करने के लिए काम करे, नागरिकों को सशक्त करना। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती है जो इसमें दिखाई दे रही होगी आपको, कि जो सूचना का अधिकार है उसे किसी विशेष लिंग और किसी विशेष प्रजाति के लिए नहीं है, वो सभी के लिए सेम है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, इसमें होगा 3, क्योंकि समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबके वर्गों के लिए सशक्त करने के लिए काम करना, जबकि इसका काम क्या है, सभी के लिए समान रूप से काम करना। आगे है 51, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। देखिए, हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं धौक वन। कौन से वन, धौक वन 58 पर, और सबसे कम देखने को मिलते हैं उष्ण पर्वतीय वन, उष्ण पर्वतीय वन। इधर देखने को मिलते हैं हमें उष्ण कटीली झाड़ियाँ, उष्ण कटीले वन, कंटीले वन। इधर देखने को मिलते हैं हमें शुष्क पतझड़ वन या मानसूनी वन, मानसूनी पतझड़, पतझड़। इस वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं हमें कौन से, सागवान वाले, कौन से, सागवान वाले, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, उप उष्ण पर्वतीय है, तो यहाँ पर किस में देखने को मिलते हैं, सिरोही के अंदर, 0.5% से भी कम है ये। क्वेश्चन 52, कौन से वर्ष में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। फैक्चुअल डाटा 2019, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये
बढ़िया क्वेश्चंस पूछा गया है। अब इसको हमें बताना, जैसे बालकस या बालकस झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। हमने झीलें पढ़ी जब देखी थी। टिटुकाका पेरूविलिया की सीमा पर स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची झीलों के अंदर आती है, सबसे ऊंची झील। ठीक है। इरी यूएसए व कनाडा के मध्य स्थित है। बिल्कुल इरी के किनारे ही हमें डेट्रॉइट नगर देखने को मिलता है। डेट्रॉइट नगर देखने को मिलता है, जो विश्व का मोटर वाहन का सबसे बड़ा केंद्र है। मोटर वाहन का सबसे बड़ा केंद्र है। बैकाल यूक्रेन में ना होकर के कहाँ पर है? रूस के अंदर है। तो कौन सा वाला? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आ ही गया वो डेट्रॉइट। ये भी विश्व ज्योग्राफी से और औद्योगिक प्रदेशों से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उनको बताना है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल से संबंधित है, गौरना या सोरिया सूती वस्त्र उद्योग से है, अंसान लोहा व इस्पात से है, याकोहामा जलपोत निर्माण से है। चलिए देखते हैं। डेट्रॉइट अभी बताया यूएसए का है और किससे है? ये ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा है। गौरना या सोरिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये किसके लिए है? लोहे इस्पात के लिए। लोहे इस्पात के लिए। अंसान चीन का है और याकोहामा जापान का है। गौरनाया रूस का है। ठीक है। तो याकोहामा जलपोत निर्माण के लिए, और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीन है, एक और देखने को मिलती है यहाँ पर हिताची। कौन सी? हिताची। यह हिताची कंपनी भी जो जेसीबी की कंपनी है वो भी यहाँ की है। ठीक है ना। आगे अंसान लोह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन गौरनाया किसके लिए है? लोह इस्पात के लिए। और इसमें क्या दे रखा है? सूती वस्त्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? 2। आगे चलते हैं। ये पूछा गया है संरक्षित क्षेत्रों में से एक गोगेलाव और दूसरा रूठू। अब बताओ किस जिले में है? ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? नागौर के अंदर आते हैं। जालौर की बात करें तो सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र आता है। अभी हाल ही में और बनाए गए थे 12 तलहटी, दूसरा बीड़िया फूलिया खुर्द, भीलवाड़ा, इनको भी अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। और अभी एक और पूछा था, 5वां टाइगर रिजर्व की घोषणा की जा चुकी है। कहाँ पर? धौलपुर करौली धौलपुर में। करौली धौलपुर में। इससे पहले कितनी थी? 4 थी, और चौथी कौन सी थी? वो थी टाइगर रामगढ़ विस्तारी योजना। रामगढ़ विस्तारी टाइगर योजना। ठीक है ना। टाइगर योजना। ठीक है। याद रखना आप। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए करते हैं। लालगढ़, त्रिपुरा सुंदरी, गागरोन का किला, नाकोड़ा पर्वत। हमें पता है कि लालगढ़ कहाँ है? बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? बांसवाड़ा में। ठीक है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में। नाकोड़ा कहाँ पर है? तो ये हमें देखने को मिलता है बाड़मेर में। चलिए मिलाते हैं। लालगढ़ बीकानेर 3, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा 4, गागरोन झालावाड़ 1 और नाकोड़ा 2। 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 1 2। ठीक। चलिए नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस 57 कॉमन सेंस से कर सकते थे। इसको कैसे कर सकते थे कि इसका उद्गम कुंभलगढ़ के किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है, जबकि हमें पता है कि माही नदी का अमरेरू हिल्स एमपी से होता है। ठीक है ना। आगे बात करें लूनी का जो होता है नागपहाड़ अजमेर से होता है। नागपहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। हम बात करें चंबल के उद्गम की बात करते हैं तो चंबल कहाँ से होते हैं? महू की जानापाव पहाड़ियों से। ठीक है। यहाँ से भी सीधा आंसर निकल रहा था। अगर इतना भी पता नहीं था तो आगे ये नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। जबकि हम बात करते हैं माही की, तो माही दक्षिणी राजस्थान को गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाले उल्टे यू आकार के दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से जानी जाती है। बागड़ की गंगा भी कहा जाता है। इसका प्रतापगढ़ में जो मैदान है उसे
खांडल कहा जाता है, ठीक है ना। और छप्पन का मैदान भी बोला जाता है। छप्पन की पहाड़ियाँ पूछता है तो बाड़मेर के अंदर आती हैं, ठीक है। ये तो था किससे, माही से। आगे बात करें हम लूनी, तो लूनी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की गंगा, और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी, लूनी नदी, जो 6 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। आज नए डिस्ट्रिक्ट्स हो जाने की वजह से ये बाड़मेर के अंदर अब नहीं जाएगी, सांचौर से होकर के सीधे गुजरात में मिल जाएगी, ठीक है। आगे बात करूं मैं आपसे किसकी, लूनी, माही, चंबल। चंबल की हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़ से प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती है इटावा नामक स्थान पर, ठीक है ना, इटा नामक स्थान पर। तो ये भी राजस्थान के अंदर इतना अत्यधिक प्रभावित नहीं करती, फिर भी चलो ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप मेवाड़ के मैदान में। फिर आगे बेड़च, कोठारी में मोरल इसकी सहायक नदियाँ हैं, जबकि हम लूनी की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियों को पढ़ते हैं, सूकी, जवाई, खारी, बांडी, ठीक है ना। बांडी को हम केमिकल रिवर्स के नाम से भी जानते हैं। आगे माही की जब हम पढ़ते हैं तो माही में सोम जाखम को हम देखते हैं। चंबल में देखते हैं तो चंबल में देखते हैं हमें काली सिंध, परबन, आहू और सभी नदियाँ किसके अंदर आती हैं, चंबल के अंदर। जबकि बनास की कौन कौन सी आती हैं, बेड़च, कोठारी और मोरैल, ठीक है ना। बेड़च, कोठारी, बनास ये तीनों त्रिवेणी संगम का निर्माण भी करती हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, बनास की, खमनौर पहाड़ी, राजसमंद। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल। सबसे पहले कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण कितने बताए थे, तो 4 बताए थे। कौन कौन से, BW, HW, दूसरा BSHW, तीसरा CWG और चौथा बताया था उन्होंने AW। कभी कई बार तो क्वेश्चन सेम टू सेम यही पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो BWHW बताया था, इसमें उन्होंने बताया था कि जैसलमेर, थोड़ा सा भाग बीकानेर का, और अब अनूपगढ़ का भी आएगा, किसका, अनूपगढ़, ठीक है। आगे बीकानेर के बाद में श्री गंगानगर और कुछ क्षेत्र हनुमानगढ़ का, और कुछ क्षेत्र यहाँ से चुरू का भी आता है। ये किसके अंदर आता है, तो ये सभी के सभी आते हैं BWHW के अंदर, ठीक है। यहाँ से गुजरती है फिर हमारी अरावली। अरावली के जितने भी अब पश्चिम वाले हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, BSHW के अंदर, ठीक है ना। और ये बागड़ प्रदेश प्लस हाड़ौती में बूंदी को छोड़ करके कौन कौन, कोटा, बारां, झालावाड़, ठीक है। इधर से कुछ किसको लेते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं, AW में, और बाकी बचे हुए किस में आ जाएंगे, CWG में। अब बताइए कहाँ परेशानी है, क्या पूछ रहा है, CWG भरतपुर में, बिल्कुल भरतपुर किस में आ जाएगा, CWG में आ जाएगा भरतपुर। चलिए आगे रखते हैं। BWHW में बाड़मेर, तो BWHW में बाड़मेर कहीं दिख रहा है, नहीं, किस में आता है, CWG में, ठीक है। तो बाड़मेर भी नहीं होगा। चलिए आगे BSHW में श्रीगंगानगर देखने को मिलता है BWHW में। AW में डूंगरपुर देखने को मिलता है, ठीक है। अब बताना है कौन से सही सुमेलित है, तो CWG भी सही सुमेलित है, BSHW भी सही सुमेलित है, और D भी सही सुमेलित है, यानी ACD A के साथ में, ठीक। तो ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पर। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। और ये हमसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन थार के मरुस्थल के भाग है, वो हमको बताना है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मरुस्थल का भाग है, उसको हमें बताना है। चलिए देखते हैं हम। फिर पुनः राजस्थान को बनाया। राजस्थान में हम जब हम पढ़ते हैं तो अरावली, और अरावली के बाद वाले को हम बोलते हैं मरुस्थल। और मरुस्थल के भी 2 पार्ट कर देते हैं, एक तो शुष्क मरुस्थल, शुष्क, और दूसरा अर्ध शुष्क, ठीक। अरावली को जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम 3 में कर देते हैं, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाती है तो कौन सी है, रघुनाथगढ़। मध्य अरावली की मोरमजी या टोडगढ़, और दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर। और
पूरी अरावली की भी पूछता है तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 या 27 मीटर। ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है? गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक देखने को मिलती है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? आबूसरई से खेतड़ी झुंझुनू तक। राजस्थान में 80% हिस्सा अरावली रखती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मैदानों के नाम से जानते हैं। जब हम मैदान को पढ़ते हैं तो इसको 3 में बांट देते हैं। यहाँ पर बांट देते हैं हम किसका? माही का मैदान, ठीक है ना। यहाँ पर बांट देते हैं हम बनास या बाणगंगा का मैदान, ठीक है, ऊपर तक जाता है। और इस वाले क्षेत्र में जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे चंबल के मैदान के नाम से जान देते हैं। आगे हम बात कर रहे थे मरुस्थल की। इसको शुष्क को भी हम पुनः 2 भागों में बांट देते हैं। किस किस में? बालू का स्तूप युक्त और दूसरा मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है, इसको 2 में बांट देते हैं। जैसे हम बात करें मुक्त की तो मुक्त कितना देखने को मिलता है? मुक्त युक्त तो देखने को मिलता है हमें 58% और ये देखने को मिलता है कितना हमें? 58 यानी कि 42% या 48% के समथिंग हमें देखने को मिलता है। जब हम अर्धशुष्क को पढ़ते हैं इसे 4 भागों में बांटते हैं। कितने में? 4 में। पहले घग्गर बैसीन, किसमें? घग्गर बैसीन या घग्गर का मैदान। दूसरा बांटते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाह, किसमें? शेखावाटी अंतःप्रवाह। तीसरा बांटते हैं नागौर उच्च भूमि में और चौथा बांटते हैं लूनी बैसीन या गोडवार बैसीन में, ठीक है। इनमें हम इसको बांटते हैं। घग्गर बैसिन की बात करूं तो नालिया पाट के नाम से जाना जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बात करूं मैं शेखावाटी में। शेखावाटी में हमें जो सर हैं जो तालाब के अस्थायी कुएं होते हैं जो बरसात में निर्माण हो जाता है उनको कहा जाता है। जोड़ हैं जो कच्चे कुएं होते हैं उनको जोड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदी है खांतली, ठीक है ना। तो शेखावाटी अंतःप्रवाह। नागौर उच्च भूमि में सिर्फ एक ही याद रखना है, नागौर से अजमेर तक जो एक बांका पट्टी देखने को मिलती है जिसमें फ्लोरेसिस पानी में फ्लोरेसिस की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण फ्लोरेसिस रोग हो जाता है, जिससे व्यक्तियों के अंदर जो कमर है जो हड्डियां वो छनने लग जाती हैं और वो कुबड़ हो जाते हैं। इसलिए हम इसे कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जानते हैं। लास्ट बात कर रहे हैं हम लूनी बैसिन की। लूनी बैसिन जो कि 6 जिलों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर बालोतरा बाड़मेर में जाकर इसका जल खारा हो जाता है और इसकी बांडी, सूखी, जवाई, खारी आदि सहायक नदियाँ हैं। एकमात्र जो दाईं ओर से मिलती है वो जोजड़ी इसके अंदर आकर के मिलती है। तो ये चारों की चारों बैसिन इसके हैं। चलिए देखते हैं। तो गोडवार बैसिन यहाँ लूनी बैसिन को गोडवार बैसिन के नाम से जानते हैं। ये तो है शेखावाटी प्रदेश भी है, घग्गर का मैदान भी है, लेकिन बनास का मैदान पूर्वी मैदान का भाग है, ठीक है ना। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ए बी डी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हमारे भारत के ज्योग्राफी से डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो जैसा कि हम बात करते हैं, जब हम भारत को पढ़ते हैं तो भारत में हमें दक्षिणी भारत के अंदर 3 देखने को मिलती हैं। कौन सी? कार्डेमम, दूसरा नीलगिरी और तीसरी है अन्नामलाई। ये 3 पर्वत चोटियाँ में या 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। इसकी बात करूं मैं सबसे पहले, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की बात करूं तो ये दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। आगे बात करूं नीलगिरी में देखने को मिलती है दोदा बेटा, जो दक्षिणी राजस्थान की सेकंड हाईएस्ट चोटी है, डोडा बेटा। तो इसने क्या पूछा है? डोडा बेटा स्थित है, तो किसमें स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। किसमें स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन भी उस समय बोनस पर रहा था कि ग्रामीण लिंगानुपात व नगरीय लिंगानुपात, जबकि यहाँ पर इनका सही मैच नहीं होता है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात देखा जाता है तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? पहले तो लिंगानुपात की बात कर लेते हैं हम भारत में। कहाँ पर? भारत के अंदर। भारत में है 943। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में है कितना? 928। अगर इसकी कम की तुलना करते हैं तो इस कितना कम है? 15। ये पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात कितना कम है, तो वो 15 कम है, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में कितना है? 994। सबसे कम की बात करते हैं तो कहाँ देखने को मिलता है? धौलपुर के अंदर देखने को
मिलता है 846। ठीक है, तो ये लिंगानुपात से कुछ क्वेश्चंस थे। लिंगानुपात कहते कैसे हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत है। किसका पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का बताना है। पहले स्थान पर किस में है? उदयपुर में। किस में रहे? उदयपुर में। और सेकंड स्थान पर किस में है? डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? तो हम बात करते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा की। ये पूर्व पश्चिम है और ये भी 2023 में ये पूर्व पश्चिम गलियारा पूछा गया था। ये कहाँ से? सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पोरबंदर गुजरात से। ठीक, ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ता है। ठीक है, इसकी बात करें हम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये पूर्व पश्चिम। अब बात करूं मैं इनमें सबसे लंबा कौन सा है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा। कौन सा है? उत्तर दक्षिण गलियारा। और एक और क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं? तो वो है झांसी। कहाँ? झांसी के अंदर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा है? इसकी बात करूं मैं, ये कौन सा है? NH44। इसकी बात करें, ये कौन सा है? NH27। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण गलियारे स्थित हैं। तो गलियारे पर स्थित है कौन है? तो वो है आगरा। कौन है? आगरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। बिल्कुल समय अधिक नहीं होगा, 2 क्लासों में डिवाइड कर देंगे इसको। थोड़े 75 तक आज कर लेते हैं और जो 2 पेज रह गए थे, एक तो 43 से कुछ क्वेश्चंस थे, उनको भी देख लेंगे अभी, है ना। सॉरी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। जैसे उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, इसमें कौन से प्रसिद्ध हैं? जैसे हम उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर में हमें देखने को मिलता है सीसा जस्ता, क्योंकि देवारी उदयपुर, सीसा जस्ता। नागौर की बात करते हैं तो नागौर में एक शहर है मकराना, जिसे वाइट सिटी के नाम से जानते हैं। वाइट, सफेद शहर, सफेद शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे भीलवाड़ा को हम कहते हैं मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। और जो नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी को कहा जाता है। ठीक, आगे कोटा को कह देते हैं हम, क्या कहते हैं? रसायन, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर्स कहाँ पर है? गड़ेपान, कोटा के अंदर। चंबल फर्टिलाइजर्स। चलिए मिला लीजिए अब। भीलवाड़ा को वस्त्र उद्योग कहते हैं। सी में 3 और सी में 3 एक ही जगह है। ए में 4 सीसा जस्ता उदयपुर में है। बी में 1 नागौर, सफ़ेद शहर, सफ़ेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और डी की बात करते हैं हम तो डी में आ जाता है हमारा कौन सा? 2, यानी रसायन से। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बात करते हैं 65 की, और 65 कह रहा है हमसे 1 और 2 को मिलाना है, यानी कि कौन सी सहायक नदियां हैं उन्हें हमें मैच कराना है। गोदावरी की कौन सी है? महानदी की, दामोदर की और कावेरी की कौन सी सहायक नदी है? जैसे हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं वो है, पहली कौन सी आती है गोदावरी की? पैनगंगा, बैनगंगा। कौन सी? पैनगंगा, बैनगंगा, यानी पवित्र नदियां हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, आगे देखते हैं जब महानदी की, और महानदी की जब हम बात करें तो महानदी की सहायक नदी कौन सी आती है? दामोदर। कौन सी आती है? दामोदर। किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम दामोदर, और दामोदर की कौन सी है? बराकर। ठीक है, और बचा कौन सा हमारे पास में? कावेरी, और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? भवानी। ठीक है, मिला लीजिए अब। गोदावरी की सहायक नदी है पैनगंगा 2, 1 में 2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मिला लो आप। ठीक, 66 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मैग्नीज, बेलाडीला, बॉक्साइड, लोह दरभंगा और लोहा कोडरमा और अब्रक
ताले छर, ठीक है ना। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सही है। बिल्कुल फटाफट बताइए कौन सा इनमें से सही है। तो कौन सा सही है? मैग्नीज के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है, बॉक्साइड के लिए लो दरभंगा सही है, अब्रक लोहा कोडरमा का प्रसिद्ध है और अब्रक का थालेचर। तब तक बताइए, तब तक मैं अभी 2023 में क्वेश्चन जो पूछा गया था खनिजों से उसकी बात कर लेता हूँ। उन्होंने दिया था एक तो अब्रक और दूसरा क्या दिया था? उन्होंने दूसरा दिया था हमें बॉक्साइड, बॉक्साइड दिया था, ठीक है ना। इनके हमसे पूछे थे कि किस राज्य का कौन सा उत्पादन करता है। 1 मिनट में चेक ही कर लेता हूँ उसको कौन सा सही था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सभी अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बता रहे हो? हाँ चलो ठीक है, अभी तो नहीं मिल रहा, वो कहाँ है, पर मैं जैसे ही मिलेगा मैं उसको बता दूंगा आपको। हाँ याद नहीं आ रहा अभी, सही बात तो ये है। चलो छोड़ो तुम, तो है ना। यही पूछे थे, एक तो उड़ीसा में और दूसरा कहाँ पर था? तो वो था आंध्र प्रदेश में। किस में? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो इसकी बात करें, अब्रक, अब्रक कहाँ देखने को मिला था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बॉक्साइड कहाँ देखने को मिला था? उड़ीसा में, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अब्रक ताले छर में, सॉरी अब्रक ताले छर सही सुमेलित है और इन पर देखने को नहीं मिलता है। आगे राजस्थान के संबंध में मांडो की पाल, चलिए देखते हैं मांडो की पाल। राजस्थान में खनिजों से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मांडो की पाल। पहले तो मांडो की पाल पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? फेल्स फायर के लिए, फेल्स फायर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फेल्स फायर की जब हम भी बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलता है? अजमेर में। अजमेर में और भी 2 हैं, क्वार्टर्स और एक लिथियम। ये कहाँ पर है? तो अजमेर में देखने को मिलते हैं। तलवाड़ा, तलवाड़ा कहाँ पर है? एक तिलवाड़ा है जो बाड़मेर में, एक तलवाड़ा झील है जो कि श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में सॉरी, और एक तलवाड़ा है जो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? ये अभी पूछा गया था 23 में ही। मैग्नीज, जहाँ की लीलवानी काला कुंडा वगैरह खदान है, उसके किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, सॉरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज हेतु प्रसिद्ध है। और सीसा जस्ता की बात करते हैं तो हम कहाँ चलते हैं? उदयपुर में, ठीक है। आगे बात करें हम ऋषभदेव अब्रक, अब्रक की जब भी बात करते हैं हम सीधे चलते हैं भीलवाड़ा। कहाँ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को हम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, वहीं अब्रक सिटी भी कहा जाता है, अब्रक सिटी। अब्रक सिटी के साथ साथ क्या कहा जाता है? माइका सिटी, माइका सिटी, ठीक है ना। ऋषभदेव की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें संगमरमर देखने को मिलता है, संगमरमर देखने को मिलता है। जबकि जो खैरवाड़ा में है एस्बेस्टॉस देखने को मिलता है। और सही सुमेलित भी कौन सा है? खैरवाड़ा एस्बेस्टॉस, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? ये हमें बताना है। तो ये किस किस से गुजरेगा? उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर से गुजरेगा, ठीक। 68। नेक्स्ट है हमारा 69। 69 दिया गया है भारत के संदर्भ में और हमें बताना है कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे मैं बात करूं काकरा पार, काकरा पार की बात करते हैं तो किससे साथ आता है? परमाणु के साथ में और आणविक, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं जब हम आणविक में, तो राजस्थान में एक ही है अणु नगरी, और अणु नगरी कौन है? रावत भाटा। कौन सी है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं तातापानी। तातापानी में क्या प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा। कौन सी? भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। और पावागढ़ की बात करते हैं
और मुबदल, मुबदल में कौन सी है, पवन, और पावागढ़ में सौर ऊर्जा। चलिए चेक कर लेते हैं पहले अब। डी में 4, 1 2 3 4, वेरी गुड। फिर आगे हम बी में 3, बी में 3 दोनों जगह हैं, ठीक है। आगे पावागढ़ में पावागढ़ में सौर ऊर्जा और मुबदल में पवन ऊर्जा, बिल्कुल। ए में 1 नहीं है, ए में 2, बिल्कुल। कौन के साथ में जाएंगे हम, 4 के साथ। आगे चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एकांकागुआ की जब भी हम बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर चलते हैं, और दक्षिण अमेरिका की सबसे सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, 6,500 मीटर के समथिंग इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। यहाँ पर गिब्सन, तनामी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सभी के सभी किसके हैं, तो ये सभी के सभी किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं। किसके हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। क्या है ये, तो ये है मरुस्थल, ठीक। एकांकागुआ। अब मेसेटा की बात करते हैं तो मेसेंटा को अरेबिया सागर के नाम से भी जाते हैं, अरेबिया, ठीक है ना। और ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये यूरोप में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेरेगेनेटी का मैदान, जो कि सहारा का क्षेत्र है, वहीं देखने को मिलता है, यानी कि अफ्रीका में। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में, पहले में 4 2 जगह है। आगे मेसोटा यूरोप में है, तो 2 में 3, सी में 2 अफ्रीका, बिल्कुल सही है। और फिर गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में 1, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्टेड। अभी पूछा था उन्होंने, जो अमेजन वर्षावन है, ये प्रकाश संश्लेषण से कितनी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो कितने करते हैं, 20% ऑक्सीजन का। और एक और पूछा था एल्ब एंड राइन नदी, ये किस सागर में गिरती हैं, तो किस में गिरती हैं, उत्तरी सागर में। किस में गिरती हैं, उत्तरी सागर में। ये भी अभी हाल ही में पूछे थे, ठीक है। आगे वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी पूछा था और पिछली बार भी पूछा था। क्या था, उस समय तो था 139, और लेकिन 2023 की रैंक क्या है, 2023 की रैंक है हमारी कितनी, 126, ठीक। आगे बात करते हैं हम, हाँ आज 75-76 तक ही कर लेते हैं, कल कर लेंगे ना। नेक्स्ट है 72, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब भी हम इनकी बात करते हैं तो इसके अंदर खनन, विनिर्माण और किसको सम्मिलित करते हैं, विद्युत को, लेकिन हम गैस आपूर्ति इसके अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक। आगे 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना था, 22 से मतलब नहीं है, लेकिन अभी 23 का याद रखना, 22-23 में भी क्या है, सबसे अधिक जो अनुमानित खर्च है वो किस पर है, सामुदायिक पर। किस पर, सामुदायिक और स्वास्थ्य पर, ठीक है ना। तो उस वक्त कितना था, 14, और अभी भी सर्वाधिक किसके साथ में है, तो अभी भी ये सामुदायिक स्वास्थ्य पर है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना, अभी 22-23 की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार सर्वाधिक व्यय किस पर किया जाना है, सामुदायिक और स्वास्थ्य पर किया जाना है। आगे 74 कह रहा है हमसे, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी शुद्ध आय। देखिए जब भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करता है तो वो किसकी बात कर रहा है, नेट की। और जब हमें नेट प्राप्त करना होता है तो ग्रॉस से हमें क्या घटा देना होता है, डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को। इसी को हम बोल देते हैं घिसावट। जैसे हमारे पास में ग्रॉस 200 रुपये है, ठीक है ना, और इसका मूल्य ह्रास मानते हैं हम 50 रुपये। अब नेट कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, 150 रुपये। कितना हो जाएगा, 150 रुपये, ठीक है। तो हमेशा नेट याद करने के लिए क्या घटाया जाता है, मूल्य ह्रास, किससे, ग्रॉस से। चलिए देखते हैं, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हस्तांतरण योग्य आय, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम 75,
और निम्न में से कौन से बजट में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? पहले तो मैं बात करूं एक वर्त समिति, कौन सी? एक वर्त समिति। और एक वर्त समिति के आधार पर क्या कहा था कि जो रेल बजट है वो पृथक किया जाएगा। दूसरी समिति आती है, दूसरी समिति का नाम होता है विवेक देवराय समिति ने क्या कहा था कि रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाए, ठीक है ना। तो रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब मिला दिया गया था? 17-18 में। आगे क्वेश्चन नंबर 76 है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें वित्त पोषण 60-40 के अनुपात में है, सही है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधि कार्य क्षमता पर बिल्कुल है। और पंचायत सशक्तिकरण का नाम ही बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया। इसका नारा अपनी योजना अपना विकास ना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे कौन से 70 उनके लिए बाद में कल की क्लास में कर लेंगे, वो 2 पेज रह जाते हैं, ठीक है ना, उनको आराम से कल की क्लास में करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।